Good morning students. Today we will study about the chapter 17, that is star and solar system. In this chapter we will cover the topics stars, planets, celestial bodies, two sides of the moon, phases of the moon, new moon, solar system, comets, constellations, meteorites, meteors and artificial satellite. These topics must be covered in this chapter. Firstly, we will study about the moon. Clear? So let's start this chapter. However, you have seen the day after the sunset, you find many jewels like objects twinkling in the sky. These are called stars. हमने देखा होगा जब सनसेट हो जाता है तो रात के समय जैसे हमारे ऑर्नामेंट्स चमकते हैं वैसे ही हमारे स्काई में अलग अलग टिमटिमाते हुए चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे छोटी छोटी सी लाइटेंस बल्ब जो हैं वो जल रहे हैं। और ये छोटे छोटे जो ट्विंकलिंग बल्ब्स होते हैं जो दिखते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम स्टार्स। ये ट्विंकलिंग जो बल्ब्स होते हैं, ये टिमटिमाते हुए जो बल्ब्स हमको आकाश में स्काई में रात में नज़र आते हैं, इन्हीं को जो है वो हम स्टार्स कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्टार्स हमको ट्विंकलिंग करते हुए क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से हमको वो एग्जैक्टली चमकते हुए नज़र आते हैं, लेकिन टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। एग्जैक्टली वो टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। क्लियर है? देयर आर सम अदर स्टार्स लाइक ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर लार्जर देन द रेस्ट बट दे डू नॉट फ्लिकर और ट्विंकल। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टार से बड़े होते हैं लेकिन वो चमकते हुए नज़र नहीं आते हैं। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। जो चमकते नहीं हैं उन्हीं को हम प्लैनेट्स कहते हैं। स्टार्स की खुद की लाइट होती है। मून जो है वो भी एक स्टार है, सॉरी सन एक जो है वो भी एक स्टार है, ठीक है। पर जो कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो सन से भी बड़े होते हैं और जो चमकते नहीं हैं हमारे स्काई में और स्टार से बड़े कई बार होते हैं, उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, apart from stars, planets and satellites, we can sometime comets, asteroids, shooting star etc. स्टार्स, प्लैनेट्स के अलावा और भी आकाश में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉमेट्स हैं, मीटियोर्स हैं, एस्टेरॉयड्स हैं। ये सारी चीज़ें भी आकाश में मौजूद रहती हैं जो स्पेस होता है। अ वास्ट स्पेस विच इंक्लूड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ और अराउंड इट इज कॉल्ड यूनिवर्स। जो भी चीज़ें जो होती हैं वो the vast space which include everything that exists on the earth or around it is called the universe। जो भी वास्ट स्पेस होता है जो एग्जिस्ट करता है अर्थ के चारों ओर, उसी को हम यूनिवर्स कहते हैं। द यूनिवर्स इंक्लूड्स द सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज। यूनिवर्स जो है उसमें सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज़ भी मौजूद रहती हैं, जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, मीटियोर्स है, एस्टेरॉयड्स है। ये सब जो होते हैं ये मौजूद रहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। जो ब्रांच होती है जो हेवनली बॉडीज़ की स्टडी से रिलेट करती है उसी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जो पीपल इसको स्टडी करते हैं यूनिवर्स में उसी को एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमने स्टार्स देखा। स्टार्स क्या है? स्टार्स वो बॉडी हैं आकाश में जो रात में ट्विंकलिंग करती हुई नज़र आती हैं, उन्हीं को हम स्टार्स कहते हैं। जो बॉडी आकाश में होती हैं लेकिन चमकती नहीं हैं और स्टार से बड़ी होती हैं, उनको प्लैनेट्स कहते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्स, जो वास्ट स्पेस हमारे अर्थ के आसपास होता है और उसी को हम यूनिवर्स कहते हैं। उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमर, जो स्टडी करते हैं ये हमारे इस साइंस की ब्रांच को, उसी को
एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, और जो ये ब्रांच होती है साइंस को, इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जो हेवनली बॉडीज़ की स्टडी होती है उसी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जो लोग इसको स्टडी करते हैं उसी को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा मून। इसके बाद क्या आता है? मून आता है। इसके बाद हमारा मून है। अ सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट। एक सेलेस्टियल बॉडी जो रिवॉल्व करती है प्लैनेट्स के चारों ओर, इस कॉल्ड अ सैटेलाइट। इसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। अ सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट। एक सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के चारों ओर घूमती रहती है, उसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। ऑल दीज प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हैव नेचुरल सैटेलाइट। मरकरी और वीनस को छोड़कर सभी की नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। जो अर्थ है उसकी केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, और वो नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। क्यों मून चमकदार? मून की खुद की लाइट नहीं होती है, वो क्या करता है, सन के रिफ्लेक्शन से लाइट लेता है और चमकदार महसूस होता है, चमकदार हमको दिखता। क्लियर? हैज़ नो लाइट ऑन इट्स ओन। The silvery moonlight that has inspired many poets and painters in the night from the sun that is reflected by the moon's surface because the moon nearer to the earth. मून जो है वो सन से बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो अर्थ के बहुत करीब है, इसलिए वो बड़ा दिखता है। और बहुत सारे लोग जो हैं, हमने देखा होगा, बहुत सारी राइम्स होती हैं, बहुत सारी पोएट्स जो हैं वो पोएम भी मून पे कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सिल्वरी मूनलाइट जो है उनको प्रेरित करती है इन सब चीज़ों के लिए। एक्चुअली ऑल द स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर मच बिगर देन द मून। जितने भी स्टार्स और प्लैनेट्स हैं वो मून से बहुत बड़े हैं, लेकिन मून पास होने की वजह से हमको इतना बड़ा जो है वो दिखता। अब आता है डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। जो डिस्टेंस है मून की अर्थ से वो है 3,84,400 किलोमीटर्स। 3 लाख मून की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर मून की डिस्टेंस है। कहाँ से? अर्थ से। 3,84,400 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है मून फ्रॉम द अर्थ। द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज 27 डेज। 27 डेज लगता है। जो मून है वो अर्थ के चारों ओर जो चक्कर कंप्लीट करता है वो 27 डेज 8 आवर्स यानी कि 27.3 डेज में कंप्लीट करता है। मून की जो डायमीटर है वो कितनी है? 3,475 किलोमीटर। क्लियर? कितना है? अबाउट 3,475 किलोमीटर, लिटिल मोर देन 1/4 ऑफ द अर्थ साइज। अर्थ की साइज से 1/4 जो है वो इसका क्या है? डायमीटर। क्लियर? यानी कि जितना भी अर्थ का जो डायमीटर है उसका 1/4 निकाल लें, कैलकुलेट कर लें, उतना ही मून का जो है वो डायमीटर कहलाएगा। फिर आता है मून सरफेस। मून की सरफेस कैसी है? मून की सरफेस जो है वो इट इज़ मेड अप ऑफ माउंटेन्स, क्रिएटर्स। ठीक है? बड़ी टफ और हार्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो पानी, ऑक्सीजन, इन सब की कमी है, जिसकी वजह से वहाँ की सरफेस जो है बहुत ही हार्ड और रॉकी है। वहाँ पे लगातार एस्ट्रॉयड्स और मीटियोर जो हैं वो गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें बड़े बड़े से होल्स भी देखे जा सकते हैं। अब आता है मून्स एटमॉस्फेयर। द मून हैज़ नो एयर। मून पे जो है वो कोई भी एयर नहीं होती है, एंड हैंस नो एटमॉस्फेयर। वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं होता है, इसलिए वहाँ लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून। हम मून पे कोई भी साउंड नहीं सुन सकते हैं। मून पे कोई भी साउंड क्यों नहीं सुन सकते हैं? इसलिए नहीं सुन सकते हैं क्योंकि मून जो है वहाँ पे वैक्यूम है, और इसलिए केवल रेडियो एक्टिव वेव्स की सहायता से ही हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? वॉकी टॉकी ले जाते हैं, उसी से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो साउंड है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमको मीडियम ज़रूरत है, और मून पे कोई मीडियम है नहीं जो साउंड को ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। क्लियर? इसीलिए हम लोग वहाँ पे वॉकी टॉकी ले जाते हैं और उसी से बात करते हैं। फिर आता है लाइफ ऑन द मून। नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। मैंने बताया वहाँ पे मून पे कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट
नहीं करती है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है? क्योंकि ना वहाँ एयर है ना वाटर है, इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। और लिविंग थिंग के लिए एयर वाटर बहुत मस्ट है वहाँ पे होने के लिए। फिर आता है सरफेस टेम्परेचर ड्यूरिंग लूनर डे। लूनर डे पे टेम्परेचर कैसा होता है? 123 डिग्री सेल्सियस जो है वो लूनर डे पे उनका टेम्परेचर होता है। सरफेस टेम्परेचर ड्यूरिंग द लूनर नाइट को कितना टेम्परेचर होता है? -233 डिग्री सेल्सियस। इतना वास्ट वेरिएशन है मून पे टेम्परेचर का, लूनर डे पे और लूनर नाइट पे उसका इतना ज़्यादा डिफरेंस है, -223 डिग्री सेल्सियस टू 123 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 2 साइड्स ऑफ द मून और फेजेस ऑफ द मून की बात हम और न्यू मून की बात करेंगे। ओके।